बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। अच्छा, हमने आज जिस प्रोग्राम पे जिस टॉपिक पे बात करनी है, इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, और आज भी हम अपनी एक ज़िम्मेदारी समझते हुए इस मौजू पे अपने इस शो में बात करेंगे। वो मौजू है इम्तहानात में नकल माफिया और बूटी माफिया। इस हवाले से आप आए दिन जब भी ख़बर सुनते होंगे तो मेरी तरह आप सब लोगों का दिल भी दुखता होगा कि एक ख़बर आती है जनाब के कराची में ज़ूलॉजी का पर्चा जो है वो 40 मिनट पहले फ़ोटोस्टेट वाली जो दुकानें हैं उनकी और सोशल मीडिया का ज़ीनत बन गया। हाँ, मतलब इस तरह की ख़बरें आपने सुनी होंगी। घोटकी में केमिस्ट्री का पर्चा कल जो है वो आउट हो गया। अच्छा, मतलब कितना दुख होता है कि आप मतलब सही मानों में जो सही तरीके से इंतज़ामिया का जो काम है वही नहीं हम करवा पा रहे हैं। मतलब बच्चों की मेहनतें हैं, पूरा पूरा साल लगा के बच्चे मेहनत करते हैं कुछ और तैयारी करते हैं, और ये पर्चे पहले से आउट हो जाते हैं। और ये मतलब या कोई नकल मारने वाले, कोई किसी की जगह पे दूसरा बंदा आके बैठ के पेपर देने वाला, और इस तरह के सारे मामला, तो क्या उनके साथ ज़्यादती नहीं है? सारा साल मेहनत करते हैं और जैसे कोई मेहनत नहीं की है, थोड़े से पैसे लगाएं और उसका सारा काम हो गया। ऐसा ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, मगर जहाँ जहाँ ऐसा है वहाँ वहाँ भी नहीं होना चाहिए। बड़ी तकलीफ़ की बात है। और मतलब एक सुबह सिंध, मतलब इसमें ऐसा आपको सुनने को मिलता है। आपको कराची जैसे बड़े शहर में आपको सुनने को मिलता है, आपको और मतलब पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की ख़बरें सुनने को मिलती रहती हैं। तो हमें कम अज़ कम इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद आएंगे, आके विज़िट करेंगे और फिर इसके ऊपर नज़र मारेंगे। ऐसा बिल्कुल कोई काम नहीं। ये मुतल्लिक़ा इदारे हैं, उन इदारों को सिर्फ़ उनको अपनी हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है। और वो इतनी मेहनत, क्योंकि सरकारी इदारे ना सारे, वो सिर्फ इतनी मेहनत तब करेंगे जब उनके ऊपर जो है कोई एक नज़र होगी, कोई सवाल जवाब होगा, कोई उनका ऐसे गिरेबान पकड़ के पूछेगा, हाँ भाई ये क्यों हुआ है, या ये हुआ है तो अब इसके बदले उसके ये भुगतो, ये करो। तो बच्चों के फ्यूचर से हम ऑलरेडी ही खेल रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो एक असातिज़ा का हमने सरकारी स्कूल्स में जो एक मेयार रखा हुआ है, हमने बच्चों को जो सहूलियात हैं इम्तहानात के हवाले से, ख़ास तौर पे ना बिजली है वहाँ पे, अक्सर लोड शेडिंग में बैठे हुए हैं बच्चे, हवा का कोई मामूली सा इंतज़ाम भी जो है ना वो ठीक नहीं है, बाथरूम का इंतज़ाम नहीं है वहाँ पे। जब इस हालत में बैठने को कोई शायद कोई मसाइल हों वहाँ पे, इन सारी चीज़ों को सामने रखने के बावजूद वो बूटी और नकल माफिया, तो ये बड़ी तकलीफ़ चीज़ है। आज हमने इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने का इरादा किया। हमारे सुबह मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे, आप दोस्तों से बात करेंगे इस हवाले से। आपकी कॉल्स के ज़रिए आपके सवालात और आपकी राय शामिल की जाएगी कि किस तरह मुल्क भर में ये जो एक बीमारी है इसको ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह जान छुड़वाई जा सकती है, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर है। हमारे बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे। आपका बच्चा अगर इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो शायद आपका बच्चा किसी अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ता हो, मगर ओवरऑल देखा जाए तो वो हमारा ही बच्चा है जो जिसके साथ यहाँ पे ज़्यादती भी हो रही है। तो खैर जनाब, मैं तारुफ़ करवाता हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ जो पहले मेहमान मौजूद हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और रोटरी क्लब से इनका ताल्लुक़ भी है। जनाब फ़ारूक डैडी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं ये तज्ज़ियाकार हैं, और इनसे भी ज़रा हल जो है वो हम जानेंगे कि किस तरह इन सारे मामलात को हल किया जा सकता है, और ज़रा कड़ी नज़र डालेंगे ये इस हवाले से। खालिद ख़ान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहते हैं इस नकल और बूटी के हवाले से? पहले एक हद तक मजाक में बात ये तो अच्छी लगती है कि क्या कभी नकल मारी है आपने? वो हल्का सा क्या होगा, ऐसे किसी को देख लिया या तो इस तरह, मगर इतने सरेआम, इतनी बड़े पैमाने पे नकल
करवाना, एक पूरा नेटवर्क, एक माफिया, फिर पेपर्स ही लीक कर देना, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है और मकसद एक अफसोस होता है हमें कि हमारा मुस्तकबिल का मेहमान किस तरह, मकसद किस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है ना। और गुज़श्ता दिनों सिंध के एक वज़ीर तालीम को जब मैंने टीवी पे सुना, इतनी मज़े का खेज़ बातें वो कर रहे थे कि मुझे शर्म आ रही थी कि ये कौन लोग हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तालीम के, मकसद ये है कि तालीम को लेके आगे चल रहे हैं, जो इसके सरबराह बने बैठे हुए हैं। जब इस तरह के नाअहल लोग जिन्हें तालीम के बारे में कोई सिस्टम का ही पता नहीं है, वो आपके वज़ीर तालीम बने बैठे हुए हैं। सर उन्हें शायद पता भी हो, अगर पता भी है उन्हें तो कोई रिजल्ट नहीं है सर। देखिए, इसका मैं इसमें बड़ा गौर से सोच रहा था। आप ये देखें कि हमारे यहाँ ये जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग आप देखेंगे कि वो जो कैमरे सिस्टम है या ओ लेवल है, ए लेवल है, जो फॉरेन सिस्टम है उसके तहत कर रहे हैं। लेकिन ये 1-2% लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी 90-95% जो हमारी आम पब्लिक है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। वो तो हमारी तालीमी निज़ाम में चल रहे हैं। आज अगर हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा हो तो इन्हें वहाँ पे उस सिस्टम में जाने की ज़रूरत ही नहीं। हमने जिस दौर में पढ़ा है उस ज़माने में एक कैमरे सिस्टम होता था, वो शायद कराची ग्रामर स्कूल में ही होता था और कोई किसी को कुछ मालूम भी नहीं था। और इसी सिस्टम के तहत हमने एसएससी किया, मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट किया, कराची यूनिवर्सिटी से हम पढ़े और हम बड़े खुश आए थे। कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई चीटिंग हो सकती है। यस, अगर कभी कहीं अगर हमने देखा तो कि इसके नताइज फिर आपने आगे देखे कि किस तरह होते हैं। बहरहाल मैं सियासत हो जाएगी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। इस पे बात करते हैं। सर खालिद साहब, आप ये बताइए, देखिए क्या ये मजाक नहीं कि मुसलसल इंटरमीडिएट का कराची में पांचवा पर्चा जो है वो आउट हो गया, मुसलसल ये सूरत हाल चल रही, कितनी एक फेलियर है एक डिपार्टमेंट का। किस तरह वो लोग बैठे हुए हैं सारे जिनकी ये जिम्मेदारी है, और क्यों सारे खामोश बैठे हुए हैं उस? शुक्रिया। मतलब मौजू एक ऐसा मौजू है कि इसको सिर्फ आप उस नकल गाह से जहाँ पे जो स्टूडेंट वो पेपर दे रहा है वहाँ से आगाज़ नहीं होता, ये पूरा का पूरा निज़ाम तालीम के ऊपर जाता है। जी हाँ। हमारा निज़ाम तालीम जिस जगह से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे मिनिस्टर बने हुए हैं, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और फिर जो तालीमी इदारों के अंदर टीचर हैं, उन सब की सूरत-ए-हाल ये है कि वो सब इसके अंदर मुलव्विज़ हैं। यानी जहाँ वडेरे के बेटे को, जहाँ की हुकूमत में एक मौजूद MPA के बेटे को बाकायदा मुसल्लह अफराद के साथ जो है कि इसका आप नकल कराएंगे तो आप नीचे क्या पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस जगह पे आप सेंटर बनाए हैं, जहाँ पे आपने सेंटर लोग बच्चे जाके इम्तहान दे रहे हैं, वहाँ पे आपने आज़ादी दी हुई है कि आउटसाइडर आके अंदर भी घुस जाते हैं, बाहर भी होते हैं, और वही जो है कि इसका बाकायदा नकल करवाते हैं। आपने आज़ादी दी हुई है कि वो मोबाइल ले जा सकते हैं। यानी होता ये है कि आप जब यानी कमरे इम्तिहान में मोबाइल लेके जा सकते हैं। कमरे इम्तिहान के अंदर लोगों के पास मोबाइल मौजूद है। मोबाइल यानी अभी मैं आया था उनका डायरेक्टर मेरे ख्याल में एजुकेशन का बयान कि जी हम ये तो रोक नहीं सकते ना जी, 15 मिनट बाद जो पर्चा अंदर जाने के बाद आउट हो जाता है तो हम क्या करें। यानी बिल्कुल बेबसी का इजहार किया उन्होंने कि अंदर जाने के बाद पेपर फिर आउट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम जो आपने वहाँ पे सिक्योरिटी का रखा है वो ख़त्म हो गया है, और उसके अंदर तमाम एजेंसियों से मुराद पुलिस जो आप ज़िम्मेदार है वहाँ की, वो तमाम जो है उसके अंदर मुलव्विज़ है। बाकायदा वो जो है कि इसका बाहर से पेपर बन के आ रहे हैं और वहाँ पर जा रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल सिर्फ कराची में नहीं है, अंदरूनी सिंध भी है, बल्कि अब तो ये मुकाबला चल रहा है। यानी अब ये मुकाबला कराची का, बल्कि मैं तो 1-2 जगह कुछ लोगों से आप भी मिले कि जी वहाँ हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो। यानी ये जो मुकाबला है कि जी वहाँ पर हो रही है, अगर आपके जो है कि इसका लाड़काना में हो रही है, सक्कर में हो रही है, तो यहाँ क्यों नहीं हो। इस निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए ज़रूरत है। दूसरी फिर ये है कि ये निज़ाम हमारा जो ख़त्म हुआ है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन के अंदर जो सियासी भर्ती हुई है, ये तो कहते हुए वो कह रहे हैं कि सियासी मामला हो जाएगा। मैं कहता हूँ इस निज़ाम को ख़त्म ही सियासी लोगों ने किया है। उस इदारे मैं कल एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, सोशल मीडिया पे, बदीन में एक न्यूज़ चैनल का था, वो उन्होंने पैकेज बनाया हुआ था रिपोर्ट।
बदीन में एक बैंक से ये सारे असातिज़ा जो हैं ये तनख्वाहें लेने आए हुए थे, ठीक है। तो अब वो जो तनख्वाहें लेने आए थे उन टीचर्स को पूछा गया सवाल, रिपोर्टर पूछ रहा था, किसी को ये नहीं पता था कि पानी का फार्मूला क्या है, किसी को कौमी तराना नहीं आता था। इतने बुनियादी सवाल वो उनसे पूछे जा रहे थे और वो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। उन्हें सूरह इखलास नहीं आती थी, उन्हें मतलब सूरह कौसर ये उनसे पूछा गया। तो अब ऐसे लोगों के असर, वो कहते हैं ना कि जो मुस्तकबिल के मेहमान जो हैं वो तो बच्चे हैं हमारे, ज़ाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स हैं, मगर हमने वो सारा मुस्तकबिल हवाले किन के किया हुआ है, जिनका अपना कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है। वो टोटल आप यकीन करें कि 100% जो है सियासी भर्तियां हैं ना, उसके अंदर कोई म्यार है। पहले अपॉइंटमेंट हुआ करते थे ख़ास तौर से एजुकेशन में, तो उसके अंदर एक म्यार होता था, जिस शोबे का होता था, जिस सब्जेक्ट का होता था, उसको उसके ऊपर अबूर। अब वो बात आपकी है कि फ़र्ज़ का अगर एक दिनियात का जो टीचर है, अगर उससे आप ये पूछें उसको नहीं आए तो क्या पढ़ाएगा वहाँ पे? जी हाँ, अंदरून सिंध भी, यहाँ भी सूरत यही है, वहाँ भी सूरत ये है कि लोग वहाँ पे यानी स्कूल तो लगते ही नहीं हैं, यानी इदारे बने हुए हैं, स्कूल की बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, लेकिन नहीं होते, इम्तहानात हो रहे हैं, सेंटर पढ़ रहे हैं, लोग पेपर दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चूँकि गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं है, इनके दौरे नहीं। सबसे ज़्यादा निज़ाम तालीम अगर ख़राब है तो सिंध का ख़राब है, पंजाब का बेहतर है, KP की अच्छा है, बलूचिस्तान का बेहतर है, और सबसे ज़्यादा जो ख़राब है उससे आपका सिंध का, इसलिए। और एजुकेशन की तरफ मतलब हमारी जो तवज्जो है वो भी नहीं है, वो भी कोई ख़ास नहीं है, ख़ास नहीं है ही नहीं। खान साहब ने इस तरफ नज़र ज़रूर दिलवाई थी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, 2.25 करोड़ बच्चे उन्होंने कहा था स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं, मतलब वो जो ऐसे हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो एक ड्रास्टिक चेंज का वेट कर रहे थे हम लोग कि शायद कुछ इस हवाले से काम होगा एजुकेशन के लिए, इस दफ़ा बजट थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा, या कुछ सरकारी स्कूल्स में कहीं ना कहीं से जो है फ़ायदा होगा एक आम आदमी को, या एक पाकिस्तानी बच्चे को जो स्कूल जिसका हक है आर्टिकल 25A के हवाले से। मगर खैर ये सारा कुछ अभी तक उसी तरह है, या शायद अभी ये बहुत करीब होने वाला है सारा। इसी हवाले से हमारे बातचीत करते रहेंगे अपने मेहमानों से। मेरे साथ अभी वक्फे के बाद जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन भी मौजूद होंगे, शरफत जमा साहब, माहिर तालीम भी, तो उनसे भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं इंटर इम्तहानात के पर्चे आउट होने के हवाले से, और बूटी माफिया, नकल माफिया के हवाले से बात कर रहे हैं, इंतज़ामिया की नाकामी के हवाले से बात हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक डाडी साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और खालिद खान साहब मौजूद हैं मेरे साथ, जो तज्ज़ियाकार हैं और हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, एजुकेशनिस्ट हैं और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं जनाब शरफुज़्ज़मा साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसा महसूस होता है आपको, आप तालीम व तदरीस के शोबे से आप वाबस्ता हैं, और एक पूरा साल जो पढ़ाया जाता है वो एक इम्तहानात के ज़रिए आपने उन बच्चों को पास करना होता है, यानी उनके इम्तिहान ले रहे होते हैं, और उस हवाले से जब इस किस्म की मजाक जैसी ख़बरें आती हैं कि 5वां पर्चा मुसलसल आउट हो गया इंटरमीडिएट का, और बाकी के मामला जो हैं नकल और बूटी के हवाले से वो भी सारे सबसे ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं, तो कैसा आपको महसूस होता है और क्या समझते हैं आप इस हवाले से? यकीनन अच्छा तो नहीं लगता फ़हीम भाई, इसलिए कि कुछ भी हो, मैं एक स्कूल वाला हूँ और एक उस्ताद हूँ, बाद में मैं एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि जो प्लानिंग है इनकी, उस प्लानिंग का फुकदान है कि हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है कि वक्त से पहले आप अपनी प्लानिंग कंप्लीट कीजिए, और अगर आपको उस बारे में अच्छी मालूमात नहीं है, आपकी वर्क पहले से नहीं है, तो आप जो एक्सपर्ट्स हैं उस सूबे में उनको बुलाएं, बुला करके उनसे बातचीत करें, पूरे
उसमें कि भाई ये मसला है, इसको किस तरीके से हल करें। आप देखें, आप सबसे पहले हमारे यहाँ सिंध में हुआ क्या, सबसे पहले ये हुआ कि हमारे जो नए मिनिस्टर साहब आए, सरदार शाह साहब माशाल्लाह से बहुत एक्टिव आदमी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में बाकायदा ये फैसला दिया कि कुछ भी हो जाए खुले मैदानों में पेपर लेना है। ठीक है। उस वक्त उनको, हम सब लोग बैठे हुए मीटिंग में, सबने ये कहा कि ये मुश्किल होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कोई मुश्किल नहीं होगा, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा। मैं चाहता हूं कि कौम के बच्चे नकल ना करें, कुछ सीखें। खुले मैदान में किस तरह कोई टेंट वगैरह लगा के स्टेडियम बड़े पैमाने पे टेंट लगा करके उनको बैठाया जाए, इम्तहानात लिया जाए। 20 तारीख से पेपर लिया जाएगा। फिर ये हुआ कि 20 को पेपर नहीं हुआ, 25 को लिया जाएगा। फिर 25 को पेपर नहीं हुआ, 1 तारीख से पेपर लेना शुरू किया गया। घिस्टा के अपने हड़ताल आ गए, दूसरे मसले आ गए, लेकिन हुआ क्या, आखिर में फिर इन्होंने 5 मार्च को मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने फैसला दिया कि चूंकि ख़जाना हमारा खाली है, हम 5 लाख रुपया नहीं लगा सकते, 35 करोड़ का खर्च है, तो अब मजबूरी ये है कि इम्तहानात इस साल उसी अंदाज में होंगे जैसे पहले हो रहे थे। ठीक है। तो आपने उससे पहले जो 2 महीना पहले आपने मीटिंग की और फिर मार्च में की, ये 2 महीने का वक्त तो आपका ज़ाया हो गया ना। जो प्लानिंग आपने किया, प्लानिंग आपके फेल हो गए। आपको एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि सख्त गर्मी होगी। आप अगर तंबू लगा देंगे, तंबू के अंदर हवा रुक जाने की वजह से शदीद गर्मी होगी। यहाँ फर्नीचर इतने बड़े पैमाने पे 3.5 लाख, 3.25 लाख बच्चे इम्तहानात में बैठेंगे, आप इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जिद थी कि नहीं, जो खर्च होगा हम देंगे, नहीं कर पाए। एक प्लानिंग इनकी ये फेल हुई। 20 तारीख को, 25 तारीख को नहीं ले सके इम्तहान, पहली को इन्होंने इम्तहान लिया। अच्छा, वैसे अगर इतने खुले पैमाने पे मतलब बड़े पैमाने पे और इतनी खुली जगह पे अगर इम्तहानात लिए जाएं तो ये इस तरह की करप्शन और इस तरह के मामलात के खदशात कम होते हैं? देखें, फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए कि बच्चों के जहन को बदलना है। और जो सेंटर जो है, क्योंकि सरकार के पास अपनी कोई जगह तो है नहीं कि वहाँ पे वो पहले से अरेंजमेंट करें, उसके बाद बच्चे आएँ, पेपर दें, पेपर दे करके जाएं, उनको तमाम सहूलियत मिले। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि बच्चों को बैठाने के लिए कुर्सियाँ नहीं होती है, टेबल नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो मजबूर होते हैं कि छोटे छोटे स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सेंटर डालते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल में तो फुकदान है, वहाँ तो टॉयलेट तक नहीं होते। जो गर्ल्स का सेक्शन है, वहाँ बच्चियाँ अड़ोस पड़ोस में टीचर्स जाती हैं। तो इन चीज़ों को बड़ा देखने का होता है। इसके ऊपर मतलब ये कि एक चीज़, जब आपको पता है कि आपकी चादर इतनी लंबी नहीं है तो टांग को आपको समेट कर रखना चाहिए। आपने टांग को फैला दिया, अब आप कर नहीं पाए। अभी आप देखें, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि पेपर तो रोज़ाना ही आउट हो रहा है। पहले हो रहा है, आधा घंटा पहले हो रहा है, 1 घंटा पहले हो रहा है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि 1 दिन पहले या रात में पेपर आउट हो गया। अब वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ कम हो गई है। लेकिन घंटा पहले, आधा घंटा पहले व्हाट्सएप पे तमाम चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल कसम से बिल्कुल कोई खुशी वाली बात नहीं कि हमने थोड़ी तरक्की कर ली है। नहीं, कोई तरक्की हमने की। तरक्की का रास्ता जो है, जो राह है असल, वो तालीम है। अब जब तालीम के मामलात में ही आप सही वर्क नहीं पढ़ेंगे, करेंगे तो कैसे होगा। आप देखें, एक छोटी सी चीज़ इन्होंने ईजाद किया, कर लिया, तो साइंसी एजाज़ात हैं। वो आपके जेब में अगर मोबाइल फ़ोन है तो जी वो बता देगा कि आपके जेब में मोबाइल फ़ोन है, निकाल के उसको मोबाइल फ़ोन को ले लें। यहाँ मसला ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया की कंडीशन क्या है। तमाम ममालिक में दहशतगर्दी उरूज पे है। हालत ये है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि एक साथ 20 धमाके हो जाते हैं, 10 धमाके हो जाते हैं। ऐसी सूरत में हमारे यहाँ शहर में भी, हमारे पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी है, सिक्योरिटी थ्रेट तो है हमें। उसके बावजूद अगर हम ये कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन कोई लेके नहीं जाएगा, अब सोचें कि जिस स्कूल, जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्कूल, उस कॉलेज में इम्तिहान नहीं दे रहे होते, दूर दराज सेंटर पड़ता अच्छा, है। मोबाइल फ़ोन, क्योंकि इंटर के बच्चे जो हैं या वैसे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के, वो बच्चे बड़े होते हैं, मोबाइल फ़ोन आजकल होते हैं उनके पास, वो लेके तो जाते हैं, मगर मेरा ख्याल बंद करके उसे रखवा दिया जाता है। एक तरीक़ेकार है, नहीं रखवाते हैं, यहाँ रखवाते नहीं है। यहाँ पे दूसरी चीज़ें हो रही होती है, इस तरीके से बिहेवियर करते हैं जैसे वो स्टूडेंट नहीं है, वो डाकू हैं, वो चोर हैं, उनकी तलाशी ली जाती है। मोबाइल फ़ोन के बारे में कहा कि आप लेके नहीं जा सकते। फ़र्ज़ कर लें बच्चियाँ गाड़ी पे जा रही हैं दूर दराज पेपर देने के लिए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अपने घर वालों को फ़ोन तो कर सके।
कोई ऐसा मसला हो गया, अचानक इमरजेंसी पड़ गई, आप सेंटर पहुंचे, पता लगा आज का पेपर कैंसिल हो गया, गाड़ी वाले तो छोड़ के चले गए, अब वो बच्चे क्या करें वहां पे? वो तो अब गाड़ी 3 घंटे के बाद आएगी। अंदर जाने के बाद पता लगा आपका एडमिट कार्ड रह गया, गलती से हो जाता है ऐसा। बच्चे फौरी तौर पे घर पे फ़ोन करते हैं कि प्लीज़ मेरा एडमिट कार्ड रह गया। आसान तरीका है मोबाइल फ़ोन का। मैंने पहले भी कई बार पिछले वर्षों भी मैंने कहा कि बहुत आसान तरीका है। एक जैसे 2 टोकन नंबर रखा करें। बच्चा मोबाइल फ़ोन लेकर आया, उससे मोबाइल फ़ोन लें, रबर बैंड रखें, एक नंबर उसके ऊपर लगाएं, नंबर 1, उसके ऊपर रबर बैंड करके उसके टेबल पर रख दें, नंबर 1 की पर्ची उसके जेब में डाल दें, बच्चा चला गया। जब वो आएगा वापस तो आते ही उसको मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। अब आपने कह दिया कि मोबाइल फ़ोन वो लेके नहीं आएंगे, आपने मोबाइल फ़ोन वहाँ स्कूल कॉलेज में जमा करने का कोई पॉइंट नहीं बनाया, कुछ चीज़ हो गई तो क्या करेंगे बच्चे? बिल्कुल सही है। ये वाकई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ समझदारी के साथ इसे डील किया जा सकता है, डील किया जा सकता है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े पैमाने पे सामने आ सकते हैं। खैर जनाब, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे और आप दोस्तों की राय शामिल करेंगे बजरिया कॉल। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो फारूक डाडी साहब से और खालिद खान साहब से बात करते हैं आज के इसी मौजू पर। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं इंटर इम्तहानात के पर्चे आउट होने के हवाले से। स्क्रीन पे भी आपको नंबर्स नज़र आएंगे जहां पे आप कॉल करके रब्ता कर सकते हैं और अपनी राय जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा एक रास्ता है कि अगर इसको अपनाया जाए तो हम इन सारे मामलात से आसानी निमट सकते हैं, तो प्लीज़ कॉल कीजिए और कॉल करके बात कीजिए। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फारूक डाडी साहब, सर क्या कोई ऐसा साल आएगा कि जब हम मतलब इस हवाले से बात नहीं कर रहे होंगे, हमारे लिए ये एक मसला नहीं होगा इम्तहानात का, बूटी माफ़ी का और ये माफिया का और ये पर्चे आउट होने का? ये हर साल हम ये डिस्कस करते रहेंगे। देखिए मसला ये है कि आप देखिए पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये शिकायतें सिंध में नज़र आ रही है। ठीक है, एक वो दौर था जब सिंध में कराची और ये सबसे नंबर 1 सूबा होता था जहाँ पे तालीमी मेयार सबसे अच्छा पूरे पाकिस्तान में कराची में पढ़े लिखे लोग और सिंध में होते थे। ठीक है, आज अगर इस पे आप एनालाइज करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा, क्योंकि बड़ी माजरत के साथ लोगों को मेरी बात अच्छी भी ना लगे, इस वक्त सिंध में जो करप्शन सरकारी सतह पे चल रहा है वही असरात हमें हर शोबे में नज़र आ रहे हैं। ये भी उसी की एक वजह है, एक कड़ी है। ठीक है ना, कि अगर हुकूमत इस चीज़ों पे तवज्जो दे तो ये चीज़ें कुछ नहीं हो सकती है। आज पुलिस वाला अगर किसी को हेलमेट पहनने के लिए वो आ जाए, कानून पे पाबंदी करवाना चाहे तो उसको 2 मिनट लगती है। आज वो सीट बेल्ट लगाने के लिए चाहे तो 2 मिनट लगती है। उसकी अगर विल होगी गवर्नमेंट की तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। और मेरी तजवीज़ ये है कि इस सिस्टम को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि ये नासूर हमें एक कैंसर की तरह फैल चुका है और इसको ठीक उसी तरह किया जा सकता है कि मैं ये समझता हूँ या तो इसका सिस्टम ये हो, आप एग्ज़ाम ही ना लें। ठीक है, आप पूरा साल इस चीज़ को जैसे एक सेमेस्टर सिस्टम में हम डिवाइड कर देते थे, आप पहली चीज़ तो ये रखें कि 70% उसकी अटेंडेंस होना ज़रूरी है क्लास में। ठीक है, फिर उसके कार्यक्रम के मुताबिक उसके होमवर्क, उसके जो क्लास वर्क होता है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए और पूरे साल उसी रिकॉर्ड की बुनियाद पे उसका रिज़ल्ट मुरतब होना चाहिए। ना इसमें नकल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वो नकल वरना आप इसे रोक नहीं सकते। आपको इस पूरे सिस्टम को चेंज करना। वैसे मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते ही होंगे। वो जब जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जहाँ कोई इतना सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुनासिब नहीं होंगे, वहाँ पे होते होंगे, मगर उन्होंने भी काबू पाया होगा। ये इसका हल बना बनाया कहीं ना कहीं मौजूद होगा वर्ल्ड में। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, अगर इन्हें शामिल करते हैं फिर इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो
बात करो। बात इसलिए नकल को रोकने को रॉकेट साइंस नहीं है, चंद मशवरे दे देता हूं। कौन सा बात कर रहे हैं? एक मिनट तारुफ करवाइएगा सर अपना। इम्तियाज फहीम इम्तियाज बोल रहा हूँ। अच्छा, हैदराबाद से? जी जी, कराची से। कराची से। जनाब फरमाइए। बात इसलिए है कि हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और मोबाइल अलाउ ना किया जाए, और दही इलाकों में ज्यादा नकल है वहाँ पे बहुत सख्त एक्शन ले, वरना शहरी लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। और दूसरी बात, बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर की कंप्लेंट्स आती है कि वो बच्चों को कहते हैं अगर हमारे प्रैक्टिकल सेंटर से आपने प्रैक्टिकल्स नहीं किया तो हम अच्छे मार्क्स नहीं देंगे या फेल कर देंगे। ये वो सारे काम है जिनके ना करने से हम एक महज़िब कौम बन सकते थे, मगर अफसोस की बात है वो हर काम जिसके बनने से हम जानवर तो नहीं कह सकते, जानवर हमसे ज्यादा महज़िब है, हम गैर महज़िब बनते चले जा रहे हैं। अल्लाह रहम करे और कहीं आप बहुत अच्छी रोशनी डाल दे रहे हैं। जीते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खालिद खान साहब, इन जो हमारे भाई इम्तियाज़ खान साहब की बात से वाकई ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो चंद ये जो मसाइल हैं ये नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारी पूरी सोसाइटी की, कि हर जगह करप्शन से हम लोग भरे हुए हैं और हम एक चोर रास्ता ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से जो है ये मामला हल करें। कोई इसका वे आउट होगा जो प्रॉपर तरीके से हट के आसानी से उसे बेरिश्वत जारी है, सिफारिश है या कुछ भी है, किसी तरह अपना काम कर लें। तो ये इस शोबे में भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कुछ? बिल्कुल नज़र आ रहा है। वो मतलब जिस तरह उन्होंने कहा कि जानवर भी नहीं कहूँगा बल्कि जानवर से भी जो है कि इसका बदतर, तो ये हकीकत है कि इस वक्त जो मतलब अगर आप कोई भी निज़ाम दे दें, जो आपके इन्होंने कहा कि आप जो है कि ये तरीका इख्तियार करें, ये तो करें, लेकिन जब तक वो सिस्टम नहीं होगा, जब तक वो लोग चलाने वाले सही नहीं होंगे तो कहाँ से सही हो जाएगा। आप फ़र्ज़ करेंगे आप उनको देते हैं कि जो सालाना वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं उसके बुनियाद पे नंबर देते हैं, उसके बुनियाद पे आप रिज़ल्ट तैयार करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और आप देख लेना काबिलियत का कहीं और जनाजा नहीं उठेगा जो इस निज़ाम में उठेगा। फिर तो पसंद नापसंद टीचरों के हाथ में आ गई, फिर तो वो फैसला वहाँ बैठ के करेंगे। मतलब तजवीज़ बुरी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप कह रहे हैं कि निज़ाम ये भी ठीक है अगर मतलब इंतजामिया और लोग इंतजामिया भी हम इतने स्ट्रांग होने चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल सही है, कि हमें खुद ठीक होना होगा। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि एजुकेशन का शोबा हमारा ख़त्म हो चुका है। एजुकेशन के अंदर लोग एजुकेशन वाले नहीं बैठे हुए हैं। खैर जनाब, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे और आप दोस्तों की राय शामिल करेंगे बजरिया कॉल। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो फारूक डाडी साहब से और खालिद खान साहब से बात करते हैं आज के इसी मौजू पे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं इंटर इम्तहानात के पर्चे आउट होने के हवाले से। मेरे साथ मेहमानों में फ़ारूक डाडी साहब मौजूद हैं, खालिद खान साहब हैं और शरफुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं। आज खालिद खान साहब से वक्फे से पहले बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि निज़ाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ाम बदलने की ज़रूरत है। और अभी शरफुज़्ज़मा साहब, जैसा कि वक्फे में हम सारे देख ही रहे थे कि सांगड़ में एक पर्चा जो है वो आउट हो गया। मतलब ये एक तकलीफ़ दह बात है। इसमें अब क्या कहेंगे आप, किस तरह मुमकिन है इसको रोकना, इसको रोका कैसे जाए? और देखिए, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अल्लाह पाक ने उसे बड़ी सलाहियत दी है, लेकिन उसके अंदर वो हौसला होना चाहिए। मगर सर, जिस इंसान को बिठाया हुआ है रोकने के लिए, उस इंसान में क्या होना चाहिए? ये बताना कि पिछले दिनों आपने देखा होगा महकमा तालीम की तरफ से ये बयान दिया गया बाकायदा मौजमे के अंदर कि 1,35,000 असातिज़ा मैथ और इंग्लिश के ऐसे भर्ती हो गए हैं जिनको ना मैथ आती है ना इंग्लिश आती है। तो अब आप खुद सोचें कि जब 1,35,000 असातिज़ा दूसरे ममालिक में टॉप 10 जो होते हैं यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, उनको एक अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर जाके स्कूल या कॉलेज के लिए उनको सेलेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ 1,35,000 ऐसे असातिज़ा भर्ती हो गए सिंध में जो हमारी मिनिस्ट्री खुद कह रही है, लेकिन वो ये कहती है कि हम उनको निकाल नहीं सकते। तो पहली फुर्सत में निकाल देना चाहिए। नहीं निकालने से मुराद ये है कि आप खुद फेल हो गए। 1,35,000 रिकॉर्ड पे ये चीज़ मौजूद है, जिनको ना सिंधी आती है ना रियाजी आती है।
नहीं तो इनके साथ कोई गोल्डन शेक हैंड टाइप कोई काम करके एक प्लान करके इनको भाई घर भाई बात भेजें। दरअसल ये है कि जब तक हम डंडे लेकर हाँकेंगे नहीं तब तक मसला तो हल नहीं होगा। काय के गोल्डन शेक हैंड, सीधी सी बात है, जिस काम के लिए आपको रखा गया उस काम पे आप पूरे नहीं उतर रहे हैं, आप बाहर जाएं। इनके पे टेस्ट लिए जाएं, जो टेस्ट लिए जाएं कोई। टेस्ट भी लेके भर्ती करते हैं, वो भी सारे नाम के ही होते हैं ना। आप देखें ना, जिस तरह के ये टेस्ट हो रहे हैं, इम्तिहान हो रहे हैं, इनके भी वैसे ही होंगे। गवर्नमेंट ने हमेशा यही कहा ना कि टेस्ट लिया, इसके बावजूद मौजूदा मिनिस्ट्री ये कैसे करी है कि जी 1,35,000 असातिज़ा, मैथ और इंग्लिश तो अहम सब्जेक्ट होता है ना। इसका मतलब ये कि इससे पहले जो टेस्ट लिया गया वो उस टेस्ट में ही सारा घपला किया गया। पैसे के बलबूते पे माली को, चपरासी को, पियून को हेडमास्टर अगर आप बना देंगे, सब्जेक्ट टीचर बना देंगे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। सही। तो सर ये जिस तरह हम इलेक्शंस पे अरबों रुपए लगाते हैं, फिर इस तरह इम्तिहानात पे भी अरबों रुपए हमारे लगा करेंगे, फिर जाके कुछ कोशिश हो सकेगी कि बेहतर हो गए। भाई मैं इनका जवाब दूं, लेकिन हम ये जुजियात में पढ़ रहे हैं कि जी वो जो अपॉइंटमेंट हो गए ना, वो नाहिल लोग अपॉइंट हुए हैं। वो जो है इसका चपरासी जो है नाहिल हुआ है। भाई निज़ाम में जिन लोगों ने अपॉइंट किया उनके खिलाफ नहीं बोल रहे आप। जो लोग इस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, जो इदारों को लेकर चल रहे हैं, जो मतलब इस इदारे को मतलब जो जहाँ पे जिनको भेजना चाहिए, वो कौन लोग हैं? वो सारे के सारे जिन लोगों ने भर्ती किया है, भर्ती किया। ठीक है, अच्छा फर्ज करें कि जो लोग भर्ती हो गए ना, अब ये कि आप निज़ाम सही करना चाह रहे हैं, कि आप चाहते हैं निज़ाम सही हो। अगर ये हमें पता चल जाए कि निज़ाम सही हो रहा है तो उसके लिए ताउन करें। हमें तो ये लग रहा है कि निज़ाम सही करने की कोशिश भी नहीं हो रही। अगर निज़ाम सही करना है तो फिर जो लोग 1 लाख नहीं 6 लाख भर्ती हो गए हैं, अगर उनकी क्वालिफिकेशन है फर्ज करें कि उसके म्यार के मुताबिक, तो बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिसको आप बेहतर कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। देखिए बेहतरी का मार्जिन जो है वो हमेशा होता है और वो एक ऑप्शन होती है आपके पास, उसको उसी के हवाले से हमें बात करनी है। सर एक वक्फे की आवाज़ आ गई मेरे कान में, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और इंटर इम्तहानात के पर्चे आउट होने के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही संजीदा मसला है। इसके ऊपर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए बात कर रहे हैं और यकीनी तौर पे जितने भी वो सारे इदारे हैं इंतज़ामिया से मुतल्लिक़ और सियासत से और हुकूमत से मुतल्लिक़ जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और इसको ख़त्म करें। ये बहुत तकलीफ़देह बात है और ख़ास तौर पे वो सारे तालिब इल्म जो तालीम हासिल कर रहे होते हैं और पूरा साल मेहनत करते हैं और उसके बाद एक ऐसा इंसान जिसने कभी पढ़ा भी नहीं है, ना क्लास में भी कभी नहीं आता होगा, वो आके और उनसे ज़्यादा नंबर अच्छी पोजीशन लेके चला जाए तो बड़े दुख की बात है। तो सर ये इसका हल जो है वो आप बता रहे थे, मेरे आपसे मेरे ख्याल में बात हो रही थी। तो सर ये क्या अब इसके लिए किया जाए? क्या कोई बहुत कोई लंबा चौड़ा काम है इसको करने के लिए कि हमें इंतज़ार करने पड़ेंगे कोई 3-4 साल, जब बाकी सारे मामलात हमारे रोटी कपड़े वाले हो जाएं तो फिर हम तालीम की तरफ आएंगे, या ऐसे हंगामी बुनियादों पे ये तालीम और ये तालीम से जुड़े हुए इम्तहानात के मामलात को तरजीही बुनियादों पे करना पड़ेगा? देखिए बुनियादी तालीम है हमारी। जब पहली अगर यही लोग नकलें कर करके अगर पास होके फिर यही लोग वो इतने, इनके पास पैसा भी है, इनके पास सोर्सेज भी हैं और फिर ये अपने पैसे और सोर्स की बुनियाद पे अच्छी नौकरियों पे भी लग जाते हैं। और जो काबिल और जो कॉम्पिटेंट बच्चे हैं जो कि डिज़र्व करते हैं, जो कॉम्पिटेंट होते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो बेचारे दर दर मारे फिरते हैं। तो ये लोग जब हुकूमतों की सीटों पे आके क्योंकि प्राइवेट में तो इनको नौकरियां नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर में इनको नौकरियां सरकारी इदारों में ही चाहिए। और जब वो वहाँ आके बैठते हैं तो वहाँ करप्शन, जो हमें आज सरकार में करप्शन नज़र आ रहा, इसकी बुनियादी वजह यही है कि पहले स्टेज उनकी इब्तदाई नकल से शुरू होती है, ठीक है, और वो नकल भी उसी बुनियाद पे करते हैं कि उसके भी पैसे देते हैं, पास होने के भी पैसे देते हैं, अच्छे नंबर लेने के भी पैसे देते हैं, और फिर नौकरियों पे लगने के लिए भी उनका असर रसूख जो उनके पीछे है, उनका पैसा, उनका असर रसूख इस्तेमाल होता है। और वो जब इस माशरे में आते हैं तो माशरे का जो ये आवे का आवा जो बिगड़ा हुआ है, इसकी बुनियादी वजह ही ये है। होना तो ये चाहिए कि जितने भी सरकारी अफसरान हैं जो हुकूमत का निज़ाम चला रहे हैं,
इनके भी पीरियोडिकली 6 महीने में एक रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, ताकि पता चले कि आप कर क्या रहे हैं, आप किस स्टेज पे बैठे हुए हैं। लेकिन और मेरा ख्याल है ये है कानून में, लेकिन आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई डिपार्टमेंटल इन सरकारी अफसरों की कोई रिफ्रेशमेंट कोर्सेज हो रहे हैं, या कोई इनके डिपार्टमेंटल कोर्सेज हो रहे हैं, या इनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कुछ नहीं होता। तो यही वजह है कि हमारा माशरा तबाह बर्बाद हो चुका है। सही है, ठीक है। और इसको हमें रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को आप ये बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये सरकारी अफसरान जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट को भी ये लोग फॉलो नहीं करते। आज NGOs के अंदर वो जाके बैठे हुए हैं, वो बीइंग ए सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो अपने क्या कहते हैं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बने हुए हैं। गवर्नमेंट कोड ऑफ कंडक्ट SL30 ये क्लियरली कहता है कि कोई सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सही। और इसी तरह SL34 ये कहता है कि एनी सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर कैन नॉट बी अ मेंबर और पार्ट ऑफ एनी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। आप उठा के देखें कि आवे का वो पूरे सारे भरे हुए बाकायदा इलेक्शन लड़ते। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये नज़र नहीं आ रहा कि उनके सरकारी अफसरान क्या कर रहे हैं? तो ये तो यही चीज़ें जो माशरे को हमारा सही है, तबाह बर्बाद ठीक कर है, रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि हम सही। अपना काम ही नहीं कर रहे। खालिद साहब, मुझे ये बताइए कि मैं अभी आपकी तरफ आऊँगा कि जो इम्तहानात के पर्चे आउट होते हैं तो उसमें वो सारा जो प्रोसीजर होता है कैसे निकलते हैं और कौन कौन इदारे उसमें मुलव्विस होते हैं, मगर सर ये बताएं क्या पुलिस और जो सिक्योरिटी वहाँ पे जो होती है इसका कितना किरदार होता है इस सब में? ठीक है। पुलिस तो उस वक्त कार्रवाई करेगी जब आप पुलिस से कहेंगे, इंतज़ामिया को आप इस्तेमाल करेंगे। ये काम है सिंध गवर्नमेंट का, पुलिस उनके अंडर में मौजूद है, डायरेक्टर एजुकेशन उनके कंट्रोल में मौजूद है। वो अभी सक्कर से एक आया था बयान कि फ़ौज को तलब कर ले, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब इंतज़ामिया फेल हो चुकी है, इंतज़ामिया जो है इस मामले के अंदर बिल्कुल नाहिल है, तो मैं समझता हूँ कि उसको चाहिए कि वो इन इदारों को इस्तेमाल करें। फिर आप जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप ये उनका फेलियर है कि जब ये सारा कुछ हो रहा है एजुकेशन के डिपार्टमेंट में? मैं कहता हूँ सेक्रेटरी, देखें सेक्रेटरी एजुकेशन, आपके एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं वो बेबुनियादी तौर पे तो ये जिम्मेदार हैं, ये अथॉरिटी ये जिम्मेदार ना। है, ठीक है। फिर उसके जवाब बाद दें ये। आपके जो बोर्ड है, नमद एजुकेशन बोर्ड है ना, मैं आ रहा हूँ इसके बाद। देखिए बात ये कि चीफ मिनिस्टर का मामला ये है कि जब ये फेल हो चुके हैं तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर जिम्मेदारी आ गई ना, कि जिन लोगों को उसने बनाया हुआ जो नाकाम हो गए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये लोगों के मुस्तकबिल का मामला है। तो आप जब आप देख रहे हैं, यानी बहुत से मामलात के अंदर एक अस्पताल के अंदर एक बच्ची का मामला होता है, चीफ मिनिस्टर उसमें स्टेप लेते हैं, एक वाक़या होता है ना, इसका मतलब अहम वाक़या है जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लिया। ये तो पूरी नस्लों का मामला है, यानी पूरी नस्लें तबाह हो रही हैं। तो क्यों चीफ मिनिस्टर इस पे खामोश हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर जो है कि इसका वो कार्रवाई करते हैं? इसका मतलब ये है कि प्री प्लान ये सब कुछ हो रहा है, यानी लोगों के मुस्तकबिल से जो खेला जा रहा है। इसमें हुकूमत सिंध की कोई पॉलिसी नहीं है और उनके लोग जो इसके अंदर मुलव्विस हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर बेबस है, पूरी मशीनरी ये वजह तो नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट जो NFC अवार्ड की वजह से जो वापस लेना चाह रहे हैं, इसकी ये वजह तो नहीं कोई वन ऑफ द रीजन? ओके, सर एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, जावेद बात कर रहा हूँ। फ़हीम भाई आज भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा मौजू है और बहुत शुक्रिया। वाकई में ये बहुत ही जो है ना ये सेंसिटिव इशू है जो आपने उठाया है। और मेरी तो ये ख्याल है कि इस मुल्क में एक सुप्रीम काउंसिल होनी चाहिए जो इस तरह के मामलात को देखे कि अगर कोई हुकूमत है वो काम नहीं कर रही तो कोई तो इंटरफेयर करेगा और उनको कहे कि भाई ये आप कहाँ जा रहे हैं, किस सिमत में जा रहे हैं। मकसद एक तरफ हम तालीमी निज़ाम का खाना खराब कर रहे हैं, सेहत का मामला आपने देखा जो 3-4 केसेस हो चुके हैं, अमल के निशवा के जो भी मामलात हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ये समझती है कि बस हम सिंध गवर्नमेंट आ गई, अब हमने जो कुछ करना है बस हमें कोई पूछने वाला नहीं है। उधर वफाकी गवर्नमेंट आ गई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कोई सुप्रीम काउंसिल टाइप की इस मुल्क में चीज हो जो जहाँ पर ये हुकूमतें अकाउंटेबल हो, ये बताएं कि भाई ये थोड़ी है कि 5 साल बस आपने जो गन मारना है गन मारे, उसके बाद फिर आप मुसल्लत हो जाएं या ना है। तो ये तालीमी निज़ाम के ऊपर हमारी ये सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, जहाँ पर ये बहुत
कुछ अच्छे काम कर रही है, वहाँ पर बहुत बुरे काम भी कर रही है। ये बिल्कुल बुरे ठीक। कामों में से एक काम है कि हम नकल को नहीं रोक रहे और एक पूरी नस्ल हम तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल सही, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यही है मेरा ख्याल है एक अच्छे शहरी का और हमारा फ़र्ज़ भी है कि जो अच्छा काम हो रहा है उसे सराहना चाहिए और जो बुरा काम हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठानी है। हम सबको जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आपको भी मौका मिलता है इस हवाले से बात कीजिए ताकि ये एक इशू को सामने ला के इसको हल किया जा सके। अभी शरफुज़्ज़मान साहब जो है वो इसकी जो हल जो है वो हम जानेंगे और सही जो तजावीज़ हैं वो जानेंगे कि कौन जिम्मेदारी ले सकता है हुकूमती नुमाइंदों में से और ये सारा मामला हल हो सकता है। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं कि इंटर इम्तहानात के पर्चों के हवाले से और ख़बरें भी हम देख रहे थे, आपने भी यकीनन देखी होंगी। तो इसमें आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा कि बहुत बड़े पैमाने पे बेहतरी की ज़रूरत है क्योंकि अब जो है पानी सर से ऊपर चला गया है। शरफुज़्ज़मान साहब, जैसा कि वक्फे से पहले हमारी खालिद खान साहब से बात हो रही थी तो इन्होंने ये फरमाया कि इसमें मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज़ और ये सारे एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं बड़े बड़े लोग जो है ना, ये ज़िम्मेदार हैं और ये कसूरवार हैं। आप इस हवाले से डायरेक्टली जो है वो ज़िम्मेदारी किस पे डालते हैं कि कौन इसका जवाबदेह है इस सारी चीज़ों? देखिए फ़हीम भाई, बात दरअसल ये होती है कि अगर किसी घर के अंदर करप्शन है तो घर का जो सरबराह है वो उसका जिम्मेदार है। बात तो उन्होंने दुरुस्त की है, बिल्कुल सही है। चाहिए, लेकिन इन चीज़ों का तयन करेगा कौन? यहाँ तो होता यही है कि अभी इम्तिहान का दौर है, अभी चर्चा है, 4 दिन के बाद पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे, सारी बातें डम हो जाएगी। आइंदा इसके ऊपर फिर अगले साल जब पेपर का दौर आएगा फिर गुफ्तगू शुरू होगी। प्री प्लानिंग कोई काम तो होता नहीं है, पूरे साल उसके ऊपर वर्क होता नहीं है। अब पेपर क्योंकि सर आउट होने का पूरे साल हमें और परेशानियां बहुत होती हैं ना। आप देखें आज ये कल दारुल सेहत का वो निशवा वाला जो मामला था उसके ऊपर सारा चल रहा था, आज ये है, अभी उसको क्या कंटिन्यू करना है, आज ये मसला आ गया, इसको क्या हम आगे लेके चलेंगे, कल एक नया कट्टा खुल जाएगा। बस जो भी आ जाए, जितने भी मसले क्यों ना हो, उसके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन से मुंसलिक जितनी चीज़ें हैं वो एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है, जो महकमा तालीम है, वो जिम्मेदार है। अगर सेहत का मामला है तो जो सेहत का जो इदारा है, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, वो मिनिस्ट्री उसके ज़िम्मेदार है। यहाँ पे तो होता यही है कि अभी बात उठी, बड़े पैमाने पर करप्शन हो गया, हर तरफ शोर मचा, उसके बाद 2 दिन 4 दिन के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी आप लोग बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात यहाँ पे हुई कि ये जो जितने लोगों को जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, जिस डिपार्टमेंट में दी जाती हैं, 5 साल 6 साल 8 साल वो उस डिपार्टमेंट में होते हैं, वो कारकर्दगी क्या निभा रहे हैं, बाद में कोई पूछने वाला है नहीं। हमारे पाकिस्तान में किसको कितने फंड दिए गए, वो फंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, ये कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं है। होना तो ये चाहिए कि इधर मिनिस्ट्री ख़त्म हुई है, इधर सबको लाइन अप कर दें। जो हमारी जो कैबिनेट बनती है, जो कैबिनेट बनती है हमारी उबड़ी कैबिनेट, उस कैबिनेट का काम ये है कि वो उनको ले करके पता करे कि जी आप हिसाब दें, कौन से डिपार्टमेंट में ऑडिट रिपोर्ट पेश करें और उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक चलें। आपने पैसे कहाँ कहाँ लगाए वो दिखाएं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी मर्जी आप घपला कर लो, जितनी मर्जी आप माल खा लो, जितनी मर्जी शोर शराबा हो जाए मीडिया पे, मिलना कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चों के फ्यूचर को तो जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है। हमारे यहाँ के सियासतदान, हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स चाहते नहीं है कि हमारे बच्चों के अंदर काबिलियत पैदा हो, वो चाहते हैं कि बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएं। यही वजह है कि बच्चों की नस्लें तबाह की जा रही है और वो नकल के ज़रिए की जा रही है। अब उस नकल को रोकने के लिए जो हिकमत अमली होनी चाहिए वो पूरे साल की होनी चाहिए, जो नहीं होती है। ये सारी चीज़ें बड़ी गलत है। आप जब तक कसूरवार को सज़ा नहीं देंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नकल हो रही चारों तरफ है,
आप सेंटर आप मुंतखब करते हैं, उस सेंटर के अंदर नकल खुलेआम करवाया जा रहा है, तो उस सेंटर के जिम्मेदार जो हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उसको पकड़ना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप नकल पे काबू नहीं कर पाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किस काम की? जितने लोग इसके अंदर हैं मौजूद, उन सबसे इस्तीफा लेना चाहिए, नई कुमक को लाना चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लाएं जिनका इसके अंदर तजुर्बा हो। देखिए हमारी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। इन सबके सरबराह जो हैं वो वजीर तालीम है हमारे, ठीक है, और वजीर तालीम की जो जिम्मेदारी है वो मतलब वो फौरी तौर पे इन सबको लाइन हाजिर करें और इस मामले को हल करें। और ये काम हो चुका होना चाहिए था, 5 पर्चे आउट हो चुके हुए हैं और अभी एक खबर हमने आज फिर सुन ली है। सर एक हमारे साथ सर नुमाइंदा है, अब तक मौजूद है सर, नुमाइंदा कराची शफकत अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह, वालेकुम, कैसे सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जरा बताइएगा क्या इम्तिहानात की सूरत हाल क्या है, जितने मराकज़ हैं इम्तिहानात के? आज बिल्कुल इससे पहले जो है वो मैट्रिक के इम्तहानात हुए हैं, उसमें भी जो है वो नकल हमने देखा कि जा रही थी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड प्रोफेसर सईदुद्दीन की सरबराही में कई जगह कई स्कूलों में हमने विजिट भी किया, वहाँ पर भी जो है वो नकल जो जारी थी। हम अब जब इंटर के इम्तहानात शुरू हुए हैं तो यहाँ पर जो है वो मामला थोड़ा सा मशकूक भी नजर आ रहा है, क्योंकि चेयरमैन इंटर बोर्ड ने जो है वो मीडिया को रसाई नहीं दी है किसी भी कॉलेज में जो है वो जाने की। तो इससे नजर लगाया जा सकता है कि इम्तहानात कैसे होंगे, क्योंकि पिछले साल भी देखा हमने कि नकल थी, लेकिन अचानक अब ऐसी कोई खबर ही नहीं आ रही है, जहां पर मीडिया जाता ही नहीं है तो खबर भी नहीं आती है। लेकिन कल एक ऑडियो सामने आई है मैट्रिक चेयरमैन की कंट्रोलर इंटर बोर्ड की, जिसमें वो एजेंट माफिया, जो नकल माफी एजेंट माफिया है, उनसे जो है वो डील कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को कैसे पास कराना है, किस तरह पास कराना है, कितने पैसे लेने हैं, वो पैसे किस तरह लिए जाएंगे। ये एक ऑडियो जो है वो सामने आई। कल तक जो कंट्रोलर थे अजीम सिद्दीकी साहब, वो इनकार करते रहे कि मेरा इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये ऑडियो मेरी है, और किसी ने मेरी आवाज में ये ऑडियो जो है वो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर भी जारी किया है। हम अब से कुछ देर कबल जो है वीडियो नहीं थी, वरना उन्होंने कह देना था कि मास्क लगाया गया है मुझे। इस तरह के कुछ वाकयात माजी में आए हैं, मगर शायद लगाया भी हो किसी ने। ओके ठीक है, तो कोई आपको लगता है कि अभी इसके बारे में कुछ बड़े पैमाने पे बात हो रही है, कोई हल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हल की तरफ तो मामला भी नजर नहीं आ रहा है। अगर एक सेंटर में नकल हो रही है, एक स्कूल में नकल हो रही है, तो उसका जिम्मेदार उसका जो सुपरिटेंडेंट होता है वो खुद होता है। जो वज़ीर तालीम है वो आजकल मोबाइल लोकेटर लेकर जो है मुख्तलिफ तालीमी सेंटर का दौरा करते नजर आ रहे हैं कि किस क्लास में अगर मोबाइल फोन है तो वो उन बच्चों से ले जाए। लेकिन यहाँ पर अब मामला जो है वो मोबाइल फोन से आगे बढ़ चुका है। अब डायरेक्ट डीलिंग हो रही है जो है वो बोर्ड और बच्चों के दरमियान, एजेंट माफिया के दरमियान। अब इसमें यहाँ पर जो नकल माफिया जो कॉलेजेस में, स्कूलों में नकल कराती थी, तो उन्होंने डायरेक्ट अब बोर्ड पर रुख कर लिया कि यहाँ पर बासानी जो है वो पैसे देकर जो है वो बच्चों को पास कराया जाए और जो हकदार हैं उनका हक मारा जाए। अगर हमारे असातिज़ा जो सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट हैं ये अगर सही हो जाए और अपने और तैयार कर ले कि अगर उनके जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या जो उनके सेंटर्स हैं वहाँ अगर नकल नहीं होनी है तो कोई भी शख्स नकल नहीं करवा सकता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि असातिज़ा भी जो है वो भी इसमें मुलविस पाए गए हैं। शिरको ज़बान साहब बैठे हैं, ये भी बेहतर जानते हैं, इन्होंने भी जो है वो दौरा किया है कि जब तक एक सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है वो खुद तैयार नहीं करेगा तो उस वक्त तक उस सेंटर में नकल नहीं हो सकती। आपको तो पता है मिनिस्टर ने खुद कबूल किया 1,35,000 असातिज़ा गलत आ गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर तालीम ने खुद भी कहा है कि असातिज़ा इसमें मुलविस पाए गए हैं, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं, इवन कराची में भी जो हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि खुलेआम नकल जारी थी और असातिज़ा खुद जो है वो नकल करवा रहे हैं। बाज़ अवक़ात जो है वो असातिज़ा पैसे लेकर और उसके बाद जो पुलिस एहलकार तैनात होने पर उनको भी जो है वो पैसे दिए जाते हैं और ताकि बच्चे जो है पुरसकून जो है अंदर अंदाज में। ठीक है, अच्छा शफकत, एक चीज़ और बताइएगा प्लीज़ कि इस वक्त मतलब जितने भी इम्तिहानी मराकज़ हैं यहाँ पे पुलिस या सिक्योरिटी के हवाले से कि वो ज़बरदस्ती लोगों को आके बिठा के पेपर देने के हवाले से कुछ इस तरह की करप्शन भी नज़र आई है क्या? जी देखिए, बिल्कुल ऐसी इतलात आई, क्योंकि मीडिया की रसाई अंदर नहीं है तो इसलिए हम यकीन से नहीं कह सकते। जो बच्चे अंदर से पेपर देकर आते हैं, पिछले हफ्ते 11B में जो तालिबात हैं उन्होंने एहतजाज भी किया, वहाँ पर बुरके उतार कर जो है उनकी तलाशी दी गई जिन बच्चों ने पैसे नहीं दिए और जिन बच्चों ने पैसे दिए उनको बआसानी एक अलग कमरे में जो है बिठाकर पर्चे दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा, जब हम वहाँ गए, वहाँ पर एहतजाज हुआ तो वहाँ की जो बच्चियाँ उन्होंने हमें बताया, जो वालिदैन थे उन्होंने बताया कि हमारी बच्चियों को तो सड़क पर जो है वो बुरके उतार कर तलाशी दी गई, लेकिन जिन बच्चों ने पैसे दिए वो सीधा अंदर चली गई, उनकी गाड़ियां भी जो है वो कॉलेज के अंदर गई हैं। तो ये जो
मामला है कि एक ही कॉलेज में 2 तरह के पेपर लिए जा रहे हैं। इस तमाम तर जो इम्तिहानी मराहिल है जो उसको मशकूक भी करार दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब इस सारी सूरत हाल के बाद जो है वो यही कहा जा सकता है कि जो हमारे वज़ीर तालीम साहब हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, ये वो एक उनको ओहदा मिला हुआ है, टाइटल मिला हुआ है, मतलब एक सीट है उनके पास, उसका हक अदा करें और इन सारे मामलात को हल करें। अगर उनकी दस्तरस से ये सारे मामलात बाहर हैं तो फिर जो है वो आप किसी जिस मतलब तजुर्बेकार को जो है ना वो आगे लेके आएँ। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारी अदालतों की भी, अदलिया की भी जिम्मेदारी है कि इन सारे मामलात को हल करवाया जाए। यहाँ से जब लोग ऐसे निकलते हैं तो फिर आके आपके सरकारी इदारों में आके नौकरियां हासिल करते हैं और वहाँ पे बुरा हाल करते हैं और जिससे अवाम मुतासर हो रहे हैं, मुस्तकबिल हमारा जो है वो मुतासर हो रहा है। थैंक यू सो मच आप सब मेहमानों का। आप तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ चुका है। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।